हाय माई सेल्फ रितेश। इसके पहले के जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर, तो उसमें हम लोग बहुत सारी टॉपिक को क्लियर कर चुके थे। लास्ट ईयर 2018 में ये 15 नंबर का आया था, ठीक है। लेकिन इसमें 2, 4, 8, 10 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो 15 नंबर का फुल क्वेश्चन था उसमें हमारे कुछ टॉपिक क्लियर हो गए थे। क्या क्या थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, ये भी हमारा क्लियर हो चुका था, ठीक है। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता अगर आज के टॉपिक को भी उसमें मैं इंक्लूड कर देता था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का ऊर्जा समीकरण, ठीक है। देखो, फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, वो था सैद्धांतिक रूप में। उसी को गणित के या सूत्र के रूप में बताया था आइंस्टीन ने, ठीक है। उसको हम लोग प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का ऊर्जा समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो में कई बार मैं कभी विकिरण बोलता था, कभी प्रकाश बोलता था, कभी आवृत्ति बोलता था, विकिरण की आवृत्ति बोलता था, प्रकाश की आवृत्ति बोलता था। तो ये आवृत्ति शब्द से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। प्रकाश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है आवृत्ति। ये जब कॉपी में मैं फोकस करके कैमरे को आपको बताऊंगा तो वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आवृत्ति को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, फोटॉन को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा समीकरण, ठीक है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। देखो, सबसे पहले तो हम कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की पिक्चर को, ठीक है। कल की पिक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की पिक्चर को थोड़ा सारांश के रूप में देख लेते हैं। उसके बाद कॉपी में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब आप खुद पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव था क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आइंस्टीन से के प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण के शुरू के 2 पैराग्राफ जो हमको लिखने हैं वो करेंगे, ठीक है। तो वो मैं बोलता हूँ, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय रूप में व्याख्या की तथा इसके लिए एक समीकरण प्राप्त किया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आइंस्टीन ने किसके सिद्धांत का यूज़ किया? आइंस्टीन ने फिजिक्स के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है प्लांक, उसके एक सिद्धांत का यूज़ करके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए गणितीय सूत्र की स्थापना की। इस गणितीय सूत्र, इस गणितीय समीकरण को ही हम बोलेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण। तो इसको बताने के लिए हमको पहले प्लांक का विकिरण नियम बताना पड़ेगा जिसका यूज़ आइंस्टीन ने किया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, कॉपी में सब कुछ है, एकदम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वो जब मैं फोकस उस पर करूँगा तो, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो हम लोग प्रकाश देखते हैं ना, प्लांक ने अपना एक सिद्धांत दिया था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसने ये कहा था कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे बंडल मिलकर प्रकाश का निर्माण करते हैं। किसके बंडल? ऊर्जा के बंडल मिलकर प्रकाश का निर्माण करते हैं। और जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट होते हैं उसको हम फोटान कहते हैं। तो यही बात होती है कि प्रकाश क्या है? फोटानों से मिलकर बना हुआ है और उस फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू, ठीक है। एच न्यू, जहाँ एच प्लांक का कांस्टेंट होता है और न्यू उस प्रकाश की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोला? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से, पैकेटों से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम फोटान कहते हैं, ठीक है। और इसी सिद्धांत का यूज़ करेगा कौन? आइंस्टीन। और वो अपने एक समीकरण देगा जिसको हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलो, हम मानते हैं ये धातु की सतह है, ठीक है। इस धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करेंगे। इस धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होगा तो इस धातु की सतह से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश, फोटान आ रहा है, प्रकाश फोटानों से मिलकर बना हुआ है, तो एक फोटान जब यहाँ पर आपतित होगा तो कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है? फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू ऊर्जा का फोटान यहाँ आपतित हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो फोटान उसको अपनी ऊर्जा देगा। कौन सी ऊर्जा देगा? एच न्यू ऊर्जा देगा। लेकिन उस ऊर्जा का कुछ भाग क्या होगा पता है? जो वो इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह से बंधे हुए हैं, तो ऊर्जा का कुछ भाग जो होगा वो धातु की सतह को, सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाएगा। यानी सिर्फ वो क्या करेगा? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ऊपर ला देगा, यानी उसका उत्सर्जन करवाएगा। और जितनी ऊर्जा अब बचेगी उस ऊर्जा से क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी और वो उत्सर्जित होना प्राप्त होगा, चलना चालू कर देगा, यानी उसकी गतिज ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला? फोटान आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन ने उस एच न्यू ऊर्जा का कुछ ऊर्जा ली और उत्सर्जित हुआ।
और जितनी ऊर्जा बचेगी वो ऊर्जा से वो गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा। ठीक है, यही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव था, इसकी सैद्धांतिक व्याख्या थी। आज हम इसकी गणितीय व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, एक नियम आएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, उसको हम लोग कॉपी में देखते हैं। चलिए, आधा तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए अब कॉपी में सिर्फ मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग को समझ आते जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंचा जाएगा। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या की तथा एक समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या बता देंगे, प्लांक के अनुसार, क्योंकि इसी का यूज़ किया था उसने, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है जिसे फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है, जहाँ एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, उस प्रकाश की आवृत्ति होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो इसकी ऊर्जा दो भागों में व्यय होती है। ये पूरा मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो फोटान धातु की सतह पर आपतित हुआ, उस फोटान की ऊर्जा कितनी थी, एच न्यू थी। तो वो एच न्यू ऊर्जा जो है वो दो भागों में व्यय होगी। ऊर्जा का एक भाग क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में व्यय होगा, और यही हम क्या बोलते थे, इसी ऊर्जा को क्या बोलते थे, धातु का कार्यफलन, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ठीक है, कल परसों इसको पढ़े थे हम लोग। तथा जो बची हुई ऊर्जा रहती है, यानी ऊर्जा का द्वितीय भाग जो रहता है, ऊर्जा का दूसरा भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। एक क्या करता है, उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से फोटान की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, धातु का कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। कार्यफलन यानी फर्स्ट पार्ट प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सेकेंड पार्ट। ऊर्जा का संरक्षण ये बोलता है कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो दी गई ऊर्जा बराबर दो भाग में व्यय ऊर्जा का प्लस। तो फोटान की ऊर्जा कितनी थी, एच न्यू थी, इज इक्वल टू धातु का कार्यफलन को हम लोग फाई से लिखते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम ई के लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं हम, एम मानते हैं, और मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग वी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लास 11th का फॉर्मूला। ठीक है, तो ई के की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, एच न्यू बराबर 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ई के की वैल्यू तो हम निकाल लिए, अब फाई की वैल्यू भी निकाल के हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो फाई तो क्या है, कार्यफलन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन मान के वो फाई का मान निकाला, ये है नहीं, कंडीशन माना है और फाई का मान निकाला है। ये बोल रहा है कि यदि प्रकाश की आवृत्ति, जो प्रकाश आपतित हो रहा है, उसकी आवृत्ति न्यू जो है वो देहली आवृत्ति न्यू ज़ीरो के तुल्य है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होगा। ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से बोल रहा हूँ, यदि प्रकाश की आवृत्ति, जो प्रकाश आपतित हो रहा है, उसकी आवृत्ति न्यू जो है वो देहली आवृत्ति न्यू ज़ीरो के तुल्य होगी, तो इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होगा। देहली आवृत्ति की परिभाषा जब हम कल पढ़े थे, तो देहली आवृत्ति क्या थी, वो न्यूनतम आवृत्ति थी जो सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवा दे। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति सिर्फ इतनी है कि वो सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवा पा रही है, तो क्या वह गतिज ऊर्जा प्रदान कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसलिए जब न्यू को आप न्यू ज़ीरो रखोगे तो आपको ई के को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि देहली आवृत्ति सिर्फ सतह से उसको निकाल पाएगी, उसको गतिज ऊर्जा नहीं प्रदान कर पाएगी। फर्स्ट वीडियो में देखना, एक्सप्लेन हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसी समीकरण में क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को जीरो कर देना और न्यू की जगह सिर्फ न्यू ज़ीरो कर देना। ये कंडीशन लगा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। तो न्यू की जगह न्यू ज़ीरो कर देना, फाई की जगह फाई है, और हाफ एम स्क्वायर क्या है, ई के क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो यही इक्वेशन जो था, 1 ये था, 2 ये है, जहाँ हाफ एम स्क्वायर रखे थे। थर्ड में क्या मान रहे हैं कि न्यू को जैसे ही न्यू ज़ीरो करोगे, इसको तुम जीरो कर देना। ठीक है, तो एच न्यू ज़ीरो हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 हुआ प्लस ज़ीरो हो गया, या 5 इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। तो यही फाई का मान है, इस फाई के मान को वापस समीकरण 2 में रख देना। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यही मेन इक्वेशन था, सिर्फ एक कंडीशन कि फाई का मान कैसे निकालें, उसके लिए कंडीशन लगा के फाई निकाला, और इस फाई के मान को वापस वो समीकरण 2 में रख दिया। क्लियर, तो समीकरण 2 में आप रख दो, एच न्यू तो एच न्यू है, फाई की जगह आप क्या हो गया, एच न्यू ज़ीरो हो गया प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। क्लियर, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर।
एच न्यू जीरो को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एच कॉमन निकाल लेना, न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मेरा वी और न्यू लगभग सेम बनता है तो ध्यान रखना ये न्यू जीरो और ये वी है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी वही है, अगर चाहो तो इसको ट्रांसफ़र करके इधर, इसको ट्रांसफ़र करके इधर करके हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 4। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण है, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोटॉन की ऊर्जा बराबर धातु का कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ई के लिखे। उसके बाद क्या किए, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अब इस समीकरण 2 प्राप्त हो गया। फाई का मान निकालने के लिए कंडीशन लगाए। कंडीशन कैसी लगाए, जैसे ही हम न्यू में न्यू जीरो रखेंगे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो एच न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब फाई का मान निकल गया, तो ये कंडीशन है। इस फाई के मान को वापस हम इस समीकरण में रख देंगे, क्लियर। उसके बाद मैथमेटिकल है, देखना समझ आ जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, बोर्ड में पढ़ते तो बहुत अच्छे से समझ आता है। ये सिर्फ मैं लॉकडाउन में टाइम का यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, किसी प्रचार का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक आपको 12th में मिलेगा और कहीं से भी 2-3 नंबर का बीच से पूछ सकता है, इसलिए इसको इतना लंबा पढ़ना पड़ा। इसके बाद ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग भी आया था, पिछले ही साल सब क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया था, तो ये सिर्फ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इस पर 6 को याद करना, या 6 में कोई भी 4 IMP याद, या ईजी जो लगेगा उसको याद कर लेना, ठीक है। अब आवृत्ति क्या होती है, इसको एक हल्के से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आवृत्ति क्या है, तो सबसे पहले बार बार मैं आवृत्ति क्यों बोल रहा था, देखो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की। और अनुप्रस्थ तरंगें कैसे होती हैं, जो अपनी दिशा बार बार परिवर्तित करती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग को ऐसे सीधी लाइन से बनाते हैं, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ तरंग की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है आवृत्ति, दूसरा होता है आवर्तकाल, तीसरा होता है तरंग दैर्ध्य। लेकिन हम सिर्फ आवृत्ति को लेते हैं प्रकाश के लिए, क्योंकि प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, फोटॉन से, जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। तो न्यू से इसकी पूरी व्याख्या हो जाती है, इसलिए सिर्फ आवृत्ति की बात हर जगह करते हैं। आवृत्ति का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा टॉपिक 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। ओके, बाय।